नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए श्री सत्यजीत रे की लिखी हुई रहस्य रोमांच से भरी हुई कहानी फ्रेंड्स। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी सुनने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं सत्यजीत रे जी की लिखी हुई कहानी फ्रेंड्स। जयंत की ओर कुछ क्षणों तक ताकते रहने के बाद उससे सवाल किए बिना नहीं रह सका। आज तो बड़ा ही मरियल जैसा दिख रहा है, तबीयत खराब है क्या? जयंत अपने अनमनेपन को दूर हटाकर बच्चे की तरह हंस दिया और बोला, ना, तबीयत खराब नहीं है, बल्कि ताजगी ही महसूस कर रहा हूँ। सचमुच जगह अच्छी है। तेरी तो जानी पहचानी जगह है, पहले ये पता नहीं था कि जगह इतनी अच्छी है। भूल ही चुका था। जयंत ने एक लंबी सांस ली। इतने दिनों के बाद धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। बंगला पहले के जैसा ही है, कमरों में भी कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। फर्नीचर भी पुराने ज़माने का ही है, जैसे बेंत की ये टेबल और कुर्सियाँ। बेरा ट्रे में चाय और बिस्कुट ले आया। कुल मिलाकर अभी 4 ही बजे हैं, पर धूप ढलने लगी है। चाय दानी से चाय ढालते ढालते मैंने कहा, कितने दिन बाद यहाँ आना हुआ? जयंत ने कहा, 31 साल बाद। तब मैं 6 साल का था। हम लोग जहाँ बैठे हैं वो है बूंदी शहर के सर्किट हाउस का बगीचा। आज सवेरे हम यहाँ पहुँचे हैं। जयंत मेरा बचपन का मित्र है। हम एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज के सहपाठी रह चुके हैं। आजकल वो एक अखबार के संपादकीय विभाग में नौकरी करता है और मैं एक स्कूल में शिक्षक का काम। नौकरी और जीवन में हम लोगों में अलगाव आ जाने पर भी हमारी दोस्ती ज्यों की त्यों बनी है। हम लोगों ने बहुत पहले ही राजस्थान के भ्रमण करने की योजना बनाई थी। दोनों को एक साथ छुट्टी मिलने में असुविधा हो रही थी। आज इतने दिनों के बाद ये संभव हुआ है। साधारण आदमी राजस्थान आते हैं तो शुरू में जयपुर, चित्तौड़ और उदयपुर ही देखते हैं, पर जयंत पहले से ही बूंदी जाने पर दबाव डाल रहा था। मैंने भी आपत्ति नहीं की, क्योंकि बचपन में मैंने रविंद्रनाथ की बूंदी का किला कविता पढ़ी थी और उस किले को इतने दिनों के बाद देखने का मौका मिला। ज़्यादातर आदमी बूंदी नहीं आते, लेकिन इसके माने ये नहीं कि यहाँ देखने के लायक कोई चीज़ ही नहीं है। ऐतिहासिक घटना की दृष्टि से विचार किया जाए तो उदयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ का बहुत महत्व है, मगर सौंदर्य के लिहाज से बूंदी भी किसी से कम नहीं है। जयंत ने जब बूंदी के बारे में इतना जोर डाला तो मुझे अजीब जैसा लगा था। जब ट्रेन से जाने लगा तो इसका कारण मालूम हुआ। बचपन में एक बार वो बूंदी आ चुका है, इसलिए उन पुरानी यादों के साथ नए सिरे से मिलान करने के लिए उसके मन में इच्छा जोर मार रही थी। जयंत के पिता अमीय दास गुप्त पुरातत्व विभाग में काम करते थे, इसलिए उन्हें बीच बीच में ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करना पड़ता था। इसी सिलसिले में जयंत भी बूंदी हो आया था। सर्किट हाउस वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है। अंग्रेज़ों के ज़माने का है, 100 साल से कम पुराना ना होगा। एक मंजिला भवन, टाइल की छावनी की हुई ढालू छत, कमरे ऊंचे ऊंचे। ऊपर की तरफ स्काईलाइट है, जिसे रस्सी खींचकर इच्छानुसार खोला या बंद किया जा सकता है। पूरब की ओर बरामदा है, उसके सामने विशाल अहाते की क्यारियों में गुलाब के फूल खिले हुए हैं। बगीचे के पीछे के हिस्से में नाना प्रकार के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिन पर अनगिनत चिड़िया बैठी रहती हैं। तोते भी हैं। मयूर का भी स्वर बीच बीच में सुनाई पड़ता है। तब इतनी बात ज़रूर है कि वो स्वर अहाते के बाहर से आता है। हम सुबह पहुंचने के साथ ही एक बार शहर की परिक्रमा कर चुके हैं। पहाड़ पर बूंदी का विख्यात किला है। आज दूर से देख रहे हैं, कल हम अंदर जाकर देखेंगे। शहर में बिजली के खंभे नहीं होते तो लगता जैसे हम प्राचीन राजपूत युग में चले आए हैं। सड़कें पत्थर की बनी हैं। मकानों के सामने 2 मंजिले से टंगे हुए नक्काशी किए बरामदे हैं। लकड़ी के दरवाज़ों पर भी निपुण हाथों से नक्काशी की गई है। देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि हम यांत्रिक सभ्यता के युग में वास करते हैं। यहाँ आने पर मैंने गौर किया कि जयंत आमतौर से जितनी बातें करता है उसकी तुलना में यहाँ कम बातें करता है। हो सकता है बहुत पुरानी यादें उसके मन में लौट कर आ रही हैं। बचपन के किसी पहचाने स्थान में बहुत दिनों के बाद आने से मन उदास हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जयंत आम लोगों से ज़रा अधिक ही भावुक है, ये बात सभी को मालूम है। चाय की प्याली हाथ से नीचे रखकर जयंत ने कहा, मालूम है शंकर, बात बड़ी ही अजीब है।
शुरू में जब यहाँ आया था, इन कुर्सियों पर मैं पाँव मोड़कर बाबू साहब की तरह बैठा करता था। लगता मैं जैसे किसी सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। अब देख रहा हूँ कुर्सियाँ लंबाई चौड़ाई में बड़ी नहीं हैं और देखने में भी अत्यंत साधारण हैं। सामने जो ड्राइंग रूम है इससे दोगुना प्रतीत होता था। अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो बचपन की धारणाएं जो कि त्यों बनी रहती। मैंने कहा, स्वाभाविक यही है। बचपन में हम छोटे रहते हैं, उसके अनुपात से आसपास की चीज़ें सब बड़ी लगती हैं। उम्र के साथ साथ हम भी बढ़ते जाते हैं, मगर चीज़ें तो बढ़ती नहीं। चाय पीना ख़त्म कर बगीचे में चहलकदमी करते करते जयंत एकाएक ठिठक कर खड़ा हो गया और बोला, देवदारू। उसकी बात सुनकर मैंने अवाक होकर उसकी ओर देखा। वो फिर बोल उठा, देवदारू का एक पेड़ उधर होना चाहिए था। यह कहकर वो तेजी से पेड़ पौधों के बीच से होता हुआ अहाते के कोने की ओर बढ़ गया। अचानक जयंत को देवदारू के एक पेड़ की बात क्यों याद आ गई। कुछ सेकंड के बाद जयंत का उल्लसित कंठस्वर सुनाई पड़ा, है, इट्स हियर, जहाँ था ठीक वहीं। मैंने आगे बढ़कर कहा, अगर पेड़ रहा होगा तो वो जिस जगह था वहीं होगा। पेड़ चहलकदमी नहीं करता है। जयंत ने ऊब के साथ सिर हिलाते हुए कहा, वहीं है से मेरा मतलब ये नहीं कि पेड़ ने अपनी जगह बदल ली है। मतलब ये कि मैंने पेड़ के जहाँ होने का अनुमान लगाया था वहीं है। लेकिन पेड़ की बात तुझे अचानक क्यों याद आ गई। जयंत कुछ देर तक भौहें सिकुड़कर एकटक पेड़ की ओर देखता रहा। उसके बाद आहिस्ता से सिर हिलाकर बोला, वो बात अब याद नहीं आ रही है। किसी कारणवश मैं उस पेड़ के पास गया था और वहाँ जाकर कुछ किया था। एक अंग्रेज ना, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मेमोरी का मामला सच में बड़ा अजीब। यहाँ का बावर्ची अच्छी रसोई बनाता है। रात में डाइनिंग रूम में ओवल शेप टेबल पर बैठकर जयंत ने खाना खाते खाते कहा, उन दिनों जो बावर्ची था उसका नाम था दिलावर। उसके बाएं गाल पर एक दाग था, छुरी का दाग, और उसकी आंखें हमेशा अड़हुल के फूल की तरह लाल रहती थीं, मगर रसोई बहुत उम्दा पकाता था। खाना खाने के बाद जयंत जब सोफे पर बैठा तो उसे धीरे धीरे और भी पुरानी बातें याद आने लगी। उसके पिताजी किस सोफे पर बैठकर चुरुट पीते थे, माँ कहाँ बैठकर स्वेटर बुनती थीं, टेबल पर कौन कौन सी पत्रिकाएं पड़ी रहती थीं, सारी बातें उसे याद आ गईं। और इसी तरह उसे पुतली की भी बात याद आ गई। पुतली का मतलब लड़कियों की डॉल पुतली नहीं। जयंत के मामा ने स्विट्ज़रलैंड से 10-12 इंच लंबी स्विस पोशाक पहने एक बूढ़े की मूर्ति लाकर उसे दी थी। देखने में वो एक छोटे से जीवित आदमी की तरह लगती थी। अंदर कल कब्जा नहीं था, मगर हाथ, पाँव, उंगलियां और कमर इस तरह बनी थी कि इच्छानुसार उसे घुमाया फिराया जा सकता था। चेहरे पर हमेशा एक हंसी तैरती रहती थी। सिर पर छोटी सी एक स्विस पहाड़ी टोपी थी जिस पर पंख खोसे हुए थे। इसके अलावा पोशाक में भी कहीं कोई त्रुटि नहीं थी। बेल्ट, बटन, पॉकेट, कॉलर, मोजा, यहाँ तक कि जूते के बकल्स भी त्रुटिहीन थे। पहली बार जब जयंत बूंदी आया था तो उसके कुछ पूर्व ही उसके मामा विलायत से लौट कर आए थे और उन्होंने जयंत को पुतली दी थी। स्विट्ज़रलैंड के किसी गांव में एक बूढ़े से उन्होंने पुतली खरीदी थी। बूढ़े ने मजाक में कहा था कि उसका नाम फ्रिंस है और इसी नाम से इसे पुकारना, दूसरे नाम से पुकारोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। जयंत ने कहा, बचपन में मुझे कितने ही खिलौने मिले थे। माँ बाप की एकमात्र संतान रहने के कारण उन्होंने इसकी कोई कमी नहीं रहने दी थी, मगर मामा ने जब मुझे फ्रिंस दिया तो मैं अपने तमाम खिलौनों को भूल बैठा। रात दिन उसी को लेकर पड़ा रहता, यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया जब मैं फ्रिंस से घंटों बातचीत करने लगा। बात बेशक एक तरफा रहती थी, मगर फ्रिंस के चेहरे पर एक ऐसी हंसी और आंखों की दृष्टि में एक ऐसा भाव रहता था कि मुझे लगता वो मेरी बात समझ लेता है। कभी कभी मुझे ऐसा भी महसूस होता कि मैं बंगला के बजाय अगर जर्मन भाषा में बातचीत कर सकता तो बातचीत का सिलसिला एक तरफा ना होकर दो तरफा होता। अभी सोचता हूँ तो लगता है कि वो बचपना और पागलपन था, मगर उन दिनों ये बात मेरे लिए एकदम यथार्थ जैसी थी। माँ और बाबूजी मना करते थे, मगर मैं किसी की भी बात पर कान नहीं देता था। तब मैंने स्कूल जाना शुरू भी नहीं किया था, इसलिए फ्रिंस को समय न दे पाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता था। इतना कहकर जयंत चुप हो गया।
घड़ी की ओर देखने पर पता चला कि रात के 9:30 बज चुके थे। हम सर्किट हाउस की बैठक में लैंप जलाकर बैठे थे। मैंने पूछा, पुतली कहाँ चली गई? जयंत अब भी जैसे कुछ सोच रहा था। जवाब इतनी देर के बाद आया कि मुझे लगा उसने सुना ही नहीं। पुतली को बूंदी ले आया था, यहीं टूट गई। टूट गई कैसे? मैंने पूछा। जयंत ने एक लंबी सांस ली और कहा, एक दिन हम बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। पुतली को बगल में घास पर रख दिया था। पास ही बहुत से कुत्ते जमा हो गए थे। तब मैं जिस उम्र का था मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए थी, मगर मैंने जिद करके चाय ले ली और पीने लगा। चाय की प्याली अचानक तिरछी हो गई और थोड़ी सी गर्म चाय मेरे पैंट पर गिर पड़ी। बंगले के अंदर जाकर मैंने पैंट बदला और उसके बाद जब बाहर आया तो पुतली को वहाँ नहीं पाया। खोज पड़ताल करने पर देखा सड़क के 2 कुत्ते मेरे फ्रिंस को लेकर टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। चूँकि वो बहुत मजबूत चीज़ थी इसलिए फटकर 2 टुकड़ों में नहीं बटी, लेकिन उसका चेहरा क्षत विक्षत हो गया और कपड़ा फट गया। यानी मेरे लिए फ्रिंस का कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया। ही वॉज डेड। उसके बाद जयंत की कहानी मुझे बहुत मज़ेदार लग रही थी। उसके बाद क्या? नियमानुसार फ्रिंस की अंत्येष्टि संपन्न कर दी। इसका मतलब उस देवदारू के नीचे उसे दफना दिया। इच्छा थी ताबूत का इंतज़ाम करूं, क्योंकि विलायती आदमी था ना। कोई बक्सा होता तो भी काम चल जाता, मगर बहुत खोजने ढूंढने पर भी कुछ न मिला, इसलिए आखिरकार उसी तरह दफना दिया। इतनी देर के बाद देवदारू के पेड़ का रहस्य मेरे सामने स्पष्ट हुआ। 10 बजने पर हम सोने चले गए। एक खासे बड़े बेडरूम में अलग अलग 2 पलंगों पर हमारे बिस्तर बिछे थे। कलकत्ते में पैदल चलने का अभ्यास नहीं था। एक तो यूं ही थकावट महसूस हो रही थी और उस पर डनलप पिलो। माथे के नीचे तकिया रखते ही 10 मिनट के अंदर नींद ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तब रात कितनी हो चुकी थी पता नहीं। किसी चीज़ की आवाज़ से नींद टूट गई। बगल की तरफ मुड़ने पर जयंत को बिस्तर पर बैठा हुआ पाया। उसके बगल में टेबल लैंप जल रहा था। उसकी रोशनी में जयंत के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? इस बात का जवाब न देकर जयंत एक दूसरा ही सवाल पूछ बैठा। सर्किट हाउस में बिल्ली या चूहा जातीय कोई चीज़ है? मैंने कहा, रहे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? छाती पर चढ़कर कोई चीज़ गई और इसीलिए मेरी नींद टूट गई। मैंने कहा, चूहा आम तौर से नाली से आता है, इसके अलावा मुझे ये मालूम नहीं कि चूहा खाट पर चढ़ता है या नहीं। जयंत ने कहा, इसके पहले भी एक बार मेरी नींद टूट चुकी थी। तब खिड़की से खच खच जैसी आवाज़ आ रही थी। अगर खिड़की से आवाज़ आई है तो ज़्यादा संभावना बिल्ली की ही हो सकती है। मगर जयंत के मन से खटका दूर नहीं हो रहा है। मैंने कहा, रोशनी जलाने पर किसी चीज़ पर नज़र नहीं पड़ी? नथिंग। इतना ज़रूर है कि नींद खुलते ही बत्ती नहीं जलाई थी। शुरू में अचकचा उठा। सच कहूँ थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। रोशनी जलाने के बाद किसी चीज़ पर नज़र नहीं पड़ी। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर आई होगी तो कमरे के अंदर ही होगी। दरवाज़ा जबकि बंद है। मैं तुरंत बिस्तर से नीचे उतर आया और घर के हर कोने में, खाट के नीचे, सूटकेस के पीछे की ओर खोज पड़ताल की। कहीं कुछ नहीं था। बाथरूम के पल्ले उड़के हुए थे। मैं उसके भीतर भी खोजने गया। तभी जयंत ने धीमी आवाज़ में मुझे पुकारा, शंकर। मैं कमरे के अंदर लौट आया। देखा जयंत अपनी रजाई के सफ़ेद खोल की तरफ देख रहा है। मैं जब उसके पास गया तो उसने रजाई के एक हिस्से को रोशनी की तरफ बढ़ाकर कहा, देखो तो ये क्या है? मैंने जब झुककर कपड़े की ओर देखा तो उस पर हल्के कत्थई रंग की छोटी छोटी गोल छापें दिखाई दीं। मैंने कहा, बिल्ली के पंजे की छाप हो सकती है। जयंत कुछ नहीं बोला। पता नहीं वो क्यों बेहद चिंतित हो गया। रात के 2:30 बज रहे थे। इतनी कम नींद से मेरी थकावट दूर नहीं होती है। इसके अलावा कल दिन भर चक्कर लगाना है, इसलिए ये कहकर कि मैं बगल में ही हूँ कि भय का कोई कारण नहीं है, कि छाप पहले से भी हो सकती है, मैंने उसे आश्वासन दिया और बत्ती बुझाकर फिर से लेट गया। मुझे इसमें संदेह नहीं था कि जयंत ने जो कुछ कहा है वास्तव में वो सब उसने सपने में देखा है। बूंदी आने पर उसे पुरानी बातें याद आ गई हैं और वो मानसिक तनाव में जी रहा है। इसी से बिल्ली के चलने का सपना देखा होगा।
रात में अगर कोई और घटना घटी हो तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। जयंत ने भी सवेरे उठने के बाद किसी नए अनुभव के बारे में नहीं बताया। तब हाँ, देखने पर लगा वो रात ठीक से सोया नहीं है। मैंने मन ही मन तय किया कि मेरे पास जो नींद की टिकिया है, आज रात सोने से पहले एक टिकिया जयंत को खिला दूंगा। अपनी योजना के अनुसार हम नाश्ता पानी करके 9 बजे बूंदी का किला देखने चले गए। गाड़ी का इंतज़ाम पहले से ही कर लिया था। किले के पास पहुँचते पहुँचते 9:30 बज गए। यहाँ आने पर भी जयंत को बचपन की सारी बातें याद आने लगीं। उनका सौभाग्यवश पुतली से कोई रिश्ता नहीं था। सच कहूँ, जयंत का बचपन वाला आनंद देखकर लग रहा था कि वो पुतली की बात भूल चुका है। वो एक एक चीज़ को देखता है और चिल्ला उठता है, गेट के ऊपर वही हाथी है, ये वही चांदी का पलंग और वही सिंहासन है, ये वही दीवार पर उकेरा हुआ चित्र है। मगर 1 घंटा बीतते न बीतते उसका उत्साह ढीला पड़ने लगा। मैं इतना तन्मय था कि शुरू में से समझ नहीं सका। एक लंबी कोठरी में चहलकदमी कर रहा था और सीलिंग के झाड़ फानूसों को गौर से देख रहा था कि तभी याद आया, जयंत मेरे पास नहीं है। वो कहाँ गया? हमारे साथ एक गाइड था। उसने कहा बाबू बाहर छत की तरफ गए हैं। दरबार घर देखकर जब मैं बाहर आया तो जयंत को थोड़ी दूर पर छत की दूसरी तरफ दीवार के पास अनमना सा खड़ा पाया। वो चिंता में इतना डूबा था कि मैं जब उसकी बगल में जाकर खड़ा हुआ तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अंत में जब मैंने नाम लेकर उसे पुकारा तो वो चौंक उठा। मैंने कहा, तुझे क्या हुआ है? ठीक ठीक बता। इतनी खूबसूरत जगह आकर भी तू मुँह सीकर चुपचाप पड़ा रहेगा तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। जयंत ने इतना ही कहा, तेरा देखना ख़त्म हो चुका? फिर अब मैं अकेला होता तो ज़रूर ही कुछ देर रुकता, लेकिन जयंत की भाव भंगिमा देखकर सर्किट हाउस लौटना ही तय किया। पहाड़ पर जो रास्ता बना हुआ है वो शहर की तरफ चला गया है। हम दोनों चुपचाप गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठे। जयंत को मैंने सिगरेट ऑफ़र की, परंतु उसने नहीं ली। उसके अंदर एक दबी हुई उत्तेजना थी जो उसके हाथों की हरकत से साफ जाहिर हो रही थी। कभी वो खिड़की पर हाथ रखता, कभी गोद में, फिर उंगलियों को मटकाता या नाखून दांत से काटता। यूँ जयंत एक शांत आदमी है। उसे छटपटाते हुए देखकर मैं अशांति का अनुभव कर रहा था। 10 मिनटों तक जब यही सिलसिला चलता रहा तो मैं चुप नहीं रह सका। कहा, अपनी दुश्चिंता का कारण मुझे बता तो दे, हो सकता है तेरा कुछ उपकार हो जाए। जयंत ने सिर हिलाकर कहा, कहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं कहूँगा तो तुझे यकीन नहीं होगा। यकीन ना भी हो पर उस विषय पर तुझसे विचार विमर्श तो अवश्य कर सकता हूँ। कल रात फ्रिंस हमारे कमरे में आया था। रजाई पर फ्रिंस के पैरों की ही छाप थी। इस बात पर जयंत के कंधों को झकझोरने के अतिरिक्त मुझे कुछ दूसरा काम नहीं करना चाहिए था। जिसके दिमाग में इस तरह की अजीब धारणा जड़ जमा कर बैठ गई है, उसे क्या कुछ कहकर समझाया जा सकता है? फिर भी मैंने कहा, तूने अपनी आंखों से तो कुछ देखा नहीं था? नहीं। तब इतनी बात जरूर है कि छाती पर जो चीज़ चल रही थी वो चौपाया ना होकर 2 पाया थी। ये बात मैं साफ साफ समझ रहा था। सर्किट हाउस के पास आकर गाड़ी से उतरते समय तय किया कि जयंत को नर्व टॉनिक किस्म की कोई चीज़ दूंगा। सिर्फ नींद की टिकिया से काम नहीं चलेगा। बचपन की एक साधारण स्मृति 37 साल के जवान को इतना परेशान करेगी, ये किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहिए। कमरे के अंदर आने पर मैंने जयंत से कहा, 12 बज चुके हैं, अब स्नान कर लेना चाहिए। जयंत ने कहा, पहले तू हो आ, और वो पलंग पर लेट गया। स्नान करते करते मेरे मन में एक विचार आया। जयंत को स्वाभाविक स्थिति में लाने का यही उपाय है। जो विचार आया वो यह कि अगर पुतली को किसी खास जगह में दफनाया गया है और उस जगह की जानकारी है तो वहाँ मिट्टी खोदने पर पुतली चाहे पहले की हालत जैसी में ना भी मिले, मगर उसका कुछ ना कुछ अंश मिल ही जाएगा। कपड़े लत्ते ज़मीन के तले 30 साल के बाद नहीं रह सकते हैं, मगर धातु की चीज़ जैसे फ्रिंस के बेल्ट का बकल्स, कोट के पीतल के बटन अगर बरकरार हों तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं। जयंत को अगर दिखाया जाए कि उसकी लाडली पुतली की केवल वे ही चीज़ें बची हुई हैं और बाकी सब चीज़ें मिट्टी में समा गई हैं, तो हो सकता है उसके मन से ये ऊटपटांग विचार दूर हो जाए।
अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो हर रोज़ अजीब अजीब सपने देखेगा और सुबह उठकर कहेगा कि फ्रिंस मेरी छाती पर चल रहा था। इस तरह उसका दिमाग कहीं ख़राब ना हो जाए। ये बात जब मैंने जयंत से कही तो लगा उसे मेरा विचार पसंद आया है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला, खोदेगा कौन, कुदाल कहाँ मिलेगा? मैंने हंसकर कहा, जब इतना बड़ा बगीचा है तो माली होगा ही, और माली रहने का मतलब है कुदाल भी है। उसे हम कुछ बख्शीश दें तो मैदान की थोड़ी सी मिट्टी खोदने में वो आनाकानी नहीं करेगा। जयंत तुरंत राजी हो गया। इसके बाद मैंने भी कुछ न कहा। एक दो बार जब और डांट पिलाई तो वो नहा धो आया। भोजन पसंद आदमी रहने पर भी दोपहर में 2 अदद रोटी और मांस के शोरबे के अतिरिक्त उसने कुछ नहीं खाया। खाना खाने के बाद हम बगीचे की तरफ के बरामदे की कुर्सी पर बैठ गए। हम दोनों के सिवा सर्किट हाउस में कोई नहीं है। दोपहर में भी सन्नाटा छाया हुआ है। दाहिनी तरफ रोड़े बिछे रास्ते के किनारे एक गुलमोहर के पेड़ पर कई हनुमान बैठे हैं। बीच बीच में उनकी हुप हुप आवाज़ सुनाई पड़ती है। 3 बजने पर एक पगड़ीधारी आदमी हाथ में झाड़ी लिए बगीचे में आया। उम्र दराज आदमी है। बाल, मूछें और गलपट्टे सफ़ेद हो चुके हैं। तुम कहोगे या मैं कहूँ? जयंत के सवाल पर मैंने आश्वासन की मुद्रा में हाथ उठाकर इशारा किया और कुर्सी छोड़कर सीधे माली के पास चला गया। मिट्टी खोदने के प्रस्ताव पर माली ने शुरू में मेरी ओर संदेह भरी निगाहों से देखा। समझ गया ऐसा प्रस्ताव इसके पहले किसी ने उसके सामने नहीं रखा है। उसके काहे बाबू सवाल पर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर मीठे स्वर में कहा, कारण अगर न जान सके तो हर्जी क्या है, 5 रुपये बख्शीश दूंगा। जो कह रहा हूँ कर दो। कहना ना होगा। इस पर माली न केवल राजी हुआ बल्कि दांत निपोर कर सलामी ठोकी और ऐसा भाव दिखाया जैसे वो हमारा खरीदा हुआ गुलाम हो। बरामदे में बैठे जयंत को मैंने हाथ के इशारे से बुलाया। वो कुर्सी छोड़कर मेरे पास चला आया। निकट आने पर देखा उसका चेहरा अस्वाभाविक तौर पर बुझा हुआ है। मुझे उम्मीद हुई कि खोदने के बाद पुतली का कुछ ना कुछ अंश मिल ही जाएगा। इसी बीच माली कुदाल ले आया। हम तीनों देवदारू के पेड़ के नीचे आने लगे। पेड़ के तने के लगभग 1.5 हाथ दूर एक स्थान की ओर हाथ से इशारा करता हुआ जयंत बोला, यहीं। ठीक ठीक याद है ना? मैंने पूछा। जयंत ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ माथे को एक बार हिलाकर हामी भरी। कितने नीचे गाड़ा था? 1 बित्ता तो होगा ही। माली बेझिझक उस स्थान को खोदने लगा। आदमी रसिक मालूम होता है। खोदते खोदते पूछा कि ज़मीन के नीचे धन दौलत है या नहीं, और अगर है तो उसे हिस्सा मिलेगा या नहीं। ये बात सुनकर यद्यपि मैं हंस पड़ा, लेकिन जयंत के चेहरे पर हंसी का कोई आभास नहीं दिख पड़ा। अक्टूबर में बूंदी में गर्मी नहीं पड़ती है, मगर जयंत के कॉलर के नीचे का हिस्सा भीग गया है। वो एकटक ज़मीन की ओर देख रहा है। माली कुदाल चलाए जा रहा है। पुतली का कोई चिन्ह अभी तक क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक मयूर की तेज आवाज़ सुनकर मैंने अपना सिर घुमाया। तभी जयंत के गले से एक अजीब आवाज़ निकली और मेरी आंखें तत्क्षण उसकी ओर चली गईं। उसकी आंखें जैसे छिटक कर बाहर निकल रही हों। दूसरे ही क्षण अपने कांपते हाथ को धीरे से बढ़ाकर तर्जनी से गड्ढे की ओर इशारा किया। उसकी उंगली भी कांप रही थी। उसके बाद एक अस्वाभाविक शुष्क और भयावह स्वर में उसने पूछा, वो क्या चीज़ है? माली के हाथ से कुदाल जमीन पर गिर पड़ा। जमीन की ओर ताकने पर मैंने जो कुछ देखा उसके फलस्वरूप भय, विस्मय और अविश्वास से मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। देखा, गड्ढे के अंदर धूल से भरा हुआ 10-12 इंच का एक सादा समूचा नरकंकाल हाथ पैर फैलाए चित्त पड़ा है। अभी आप सुन रहे थे सत्यजीत रे की लिखी हुई कहानी फ्रेंड्स। आप लोगों से मुझे एक अनुरोध करना है कि अगर आपको मेरी प्रस्तुति ठीक लगती है और मेरे चैनल पे आपको विविधता मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।